जितने भी साथी मेरे बैठे हैं उन सभी का मैं हार्दिक आभार करती हूँ। थैंक यू। हम यहाँ हिसार में आए हैं पैगाम का संदेश देने के लिए। पैगाम तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूं क्योंकि नए साथी भी हैं। पैगाम का अर्थ है फूले अम्बेडकरी गौरवशाली और आदर्शवादी मुहिम। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पैगाम क्या समाज को बताना चाहता है, तो हमारी मूल समस्या और उसका समाधान। कैसे बिखरे बहुजन समाज में सामाजिक भाईचारा पैदा किया जाए ताकि बहुजन समाज को पुनः सशक्त, सक्षम और समर्थ बनाया जाए। तो हमारे विषय रहेंगे, आज के 4 विषय हैं हमारे चर्चा के कि हमारी मूल समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या है, समस्या हल कौन करेगा, समस्या हल कैसे होगी, हमारी मूल समस्या क्या है। तो हमारे आसपास दिखाई देने वाली समस्याएं जैसे बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, भेदभाव, भ्रष्टाचार, अत्याचार, उत्पीड़न, घोटाले इत्यादि समस्याएं। क्या ये समस्याएं हैं? तो हमें तो यही दिखाई देती हैं। जो आम समाज है वो यही सोचता है कि यही हमारी समस्याएं हैं जो मैंने अभी आपके समक्ष रखी हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने इसके बारे में कुछ और ही बताया है। हमारी मूल समस्या ये नहीं है। हमारी मूल समस्या यहाँ की ऊंच नीच की जाति व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार ये जाति व्यवस्था दिमाग में डाल दी गई है, ये एक मानसिक बीमारी है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती है। हमें क्या दिखाई देता है? बेरोजगारी है, भूखमरी है, हमें ये दिखाई देता है, उत्पीड़न है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भारत की मूल समस्या क्या है। जो मैंने अभी एक लाइन बताई है कि हमारी मूल समस्या है यहाँ की ऊंच नीच की जाति व्यवस्था। तो उसका एक उदाहरण देती हूँ कि जिस प्रकार टीबी है, टीबी की बीमारी क्या दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो हम क्या देखते हैं कि खांसी आ गया, बुखार हो गया, उसके बदले में हम लोग पैरासिटामोल खा लेंगे, खांसी की जगह सिरप पी लेंगे। तो क्या वो बीमारी ठीक होगी? नहीं ठीक होगी ना। तो उसी प्रकार डॉक्टर क्या बताता है? डॉक्टर कहता है कि पहले वो एक्सरे करेगा, उसमें वो डायग्नोज होगी कि हाँ भाई अब इनको ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है। तब वो हमें से इलाज बताएगा और उसके इलाज के लिए वो हमें कोर्स बताएगा कि नहीं, टीबी के इलाज के लिए 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जिसको जैसी बीमारी है। तो हमने समाज को टीबी की बीमारी से क्यों जोड़ा? क्योंकि टीबी की बीमारी भी दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार भारत की जो जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, जो मानसिक बीमारी है, जो दिमाग में डाल दी गई है, वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन समाज को क्या दिखाई दे रहा है? अरे रोटी, कपड़ा, मकान, भूखमरी, बेरोजगारी, ये दिखाई देता है। तो इसलिए हमें अपनी जो मूल समस्या है उस पर अधिक ध्यान देना है और उसको ही जड़ से मिटाना है और उसी के लिए हमें काम करना है। ये मूल समस्या है जो मैंने बता दी है। समस्याएं जो समाज में देखते हैं वास्तव में किसी बीमारी के लक्षण भरी है, जो मैंने अभी आपको ये सारा डिटेल में बता दिया है। और उसके बाद मैं बताने जा रही हूँ हमारी समस्या का एक मूल कारण
जो सदियों से आ रही है, ये सामाजिक व्यवस्था ऊंच नीच जो स्वर्णों ने बनाई, और उन्होंने तो बना दी, लेकिन हम उसी पर उसको अमल किए जा रहे हैं। और वो जो व्यवस्था है वो हमें उस व्यवस्था से बाहर नहीं निकलने देती, और न ही तर्क संगत सोचने देती, और न ही वैज्ञानिक दृष्टि से हमें उसके ऊपर काम करने देती है। तो उस व्यवस्था में हम इतने लिप्त हैं, तो हमें उस व्यवस्था से बाहर आने के लिए काम करना होगा। ये सामाजिक व्यवस्था असामाजिक तत्वों ने बनाई, जिनको मनुवादी बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, उन लोगों ने बनाई। परंतु इसे चलाने वाले कौन है? हम। इसे ढो कौन रहे? हम। उन्होंने तो व्यवस्था एक बार बनाई, लेकिन हम उसको आज का समय जो देखा जाए, इस समय जाति व्यवस्था और मजबूत हो गई है, क्योंकि जो और लोग हैं जिनको मनुवादी बोलते हैं, वो धर्म और जाति को ज्यादा भाव दे रहे हैं। तो हमने इसको जाति व्यवस्था को और मजबूत कर दिया, तो हमें इससे बाहर निकलना होगा। और वो क्यों? इसकी जड़ क्या है? क्योंकि अज्ञानता। हमारे में अभी ज्ञान नहीं है। हम शिक्षित तो हो गए हैं, उसको शिक्षित नहीं बोलेंगे, साक्षर बोलेंगे। शिक्षित होते हैं जिसको समाज का ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, समाज के बारे में कुछ पता हो, उसको बोलेंगे कि भी हाँ व्यक्ति अज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान आ गया है। तो अज्ञानतावश हम अभी भी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। संक्षेप में हमारी मूल समस्या सामाजिक भेदभाव की विषमता। ये विषमता ही तो है, सामाजिक विषमता ही तो फैला रखी है, और हम इसी में लिप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अतिविवाह। ये डायग्राम के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि हम सिद्ध भी कर रहे हैं, और ये सब बाबा साहब की किताब से लिया गया है। तो उसमें बताया है कि ब्राह्मण 3.9% है, क्षत्रिय 5.5 हैं, शूद्र 85 हैं, लेकिन आज शूद्र 90 हो गए हैं, काफी पहले का बना हुआ है। वैसे 5.6 हैं, और हमें कहाँ बांटा हुआ है? ओबीसी, एससी, एसटी 6743 जातियों में हमें बांट रखा है, और इसी में हम घूम रहे हैं, और आपस में लड़ते हैं, और आपस में भेदभाव करते हैं, और इसी जाति के बंधन में इतने झगड़े हुए हैं कि हम अपनी जो हमारी समस्या है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, और हमारा ध्यान कहाँ है? वही भूखमरी, बेरोजगारी है, हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं है, हम उसी में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भारत जाति आधारित समाज जिसमें क्रमबद्ध असमानता की व्यवस्था है। क्योंकि असमानता क्यों है? क्योंकि भेदभाव है, विषमता है। ना में हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, क्या हमें मिले हैं? हम आज भी गुलाम हैं। देश आजाद हुआ है, लेकिन क्या बहुजन भाई, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज क्या वो आजाद हुए हैं? ना हमें शिक्षा का अधिकार है। तो इसलिए ये सब चीजें सब हमें देखनी होगी, और इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कब तक ये दिमाग में डाल दी बीमारी है, इस बीमारी में कब तक उलझे रहेंगे। नेक्स्ट, हमारे महापुरुषों ने बताया हमें, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि देश के जो हम मूल निवासी हैं, इन्होंने जो हमारी जमीन थी, जो हमारे संसाधन थे, उन पर इन्होंने बर्बर तरीके से जबरदस्ती इन्होंने उसको छीन लिया, और हमारे पे उन्होंने हमसे छीन कर हमें ऐसे ही गुलाम बना दिया कि उन्होंने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, और आज हम इतने गुलाम की बने हुए हैं। ये महात्मा ज्योतिबा फुले कह रहे हैं। 3000 सालों से ये जो व्यवस्था बनाई है, 3000 साल पहले से बनाई है इन्होंने, ब्राह्मणों ने। इस व्यवस्था को हमें बनाकर उन्होंने हमें इतना, हमारा और क्या है जो हमारे ज्योतिबा फुले कहते हैं, शूद्र अति शूद्र, 2 शब्द इसमें दिए हैं, ब्राह्मण बनिया और सेठ जी भटजी ब्राह्मण बनिया, शूद्र अति शूद्र हम बहुजन भाई। ज्योतिबा फुले ने 2 भागों में बांटा। तो जो शूद्र और अति शूद्र हैं वो क्या है? उन्होंने ऐसे ग्रंथ बनाए जो 3000 साल पहले, और उन्होंने अपने धर्म के नाम पर और ग्रंथों के नाम पर हमें उसमें लिप्त कर दिया और हमें गुलाम बना दिया। तो हमें इन चीजों से
बाहर उन्होंने कहा ये लोग बोले तो है, हम लोग बहुत बोले हैं और हम जल्दी भटक जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि वो सामाजिक क्रांति के दूत थे, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने यही चीजें बताई कि आप भी जाग जाओ, लेकिन हम लोग समझने के लिए राजी नहीं है, हम समझना चाहते ही नहीं है। तो इसलिए ये जो हम चीजें चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको महापुरुषों ने क्या किया। उन्होंने भी सामाजिक क्रांति करी, जैसे अभी बाबा साहब ने बताया कि पहले सामाजिक काम जरूरी है, राजनीति तो आनी जानी चीज है, आज उसके पास है कल दूसरे के पास है। तो हमें क्या करना है, सामाजिक काम, सोच बदलनी है, सामाजिक परिवर्तन लाना है। शूद्र अति शूद्रों में आप, जैसे इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने ये व्यवस्था बना दी, वेद पुराण बना दिए, ग्रंथ बना दिए, हमें धर्म में के नाम पे लिप्त कर दिया, अंधविश्वास पाखंडवाद कर दिया, तो इन्होंने आपस में जो हम भाई थे, SC ST OBC माइनॉरिटी जो जातियां लिखी हैं, माली, कुंडी, सुनार, लोहार, बड़े, बंदी, चमार, मार, हमें आपस में ये जाति भेद की ऐसी जहरीली दीवार बना दी, आपस में हमने लड़ा दिया, और दीवार के जो दीवार टूटने का नाम ही नहीं लेती, आज भी नहीं टूट रही है, आज भी हम आपस में ही एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे हैं, यही जड़ है। इसीलिए ये हमारी मूल समस्या है, भारत की मूल समस्या पूर्वजों की क्या है, ऊंच नीच की जाति व्यवस्था। जब तक जाति व्यवस्था नहीं टूटेगी कुछ होने वाला नहीं है। और ये किससे टूटेगी, सोच से, वैचारिक परिवर्तन से। जो समाज में वैचारिक परिवर्तन आएगा तो ये व्यवस्था अपने आप टूट जाएगी, सोच बदलनी होगी, और सोच बदलेंगे तो अवश्य ही काम होगा। जैसे पैगाम आज काम कर रहा है, क्योंकि भारत में लोग 39 लाख संगठन है, होने भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सब अलग अलग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक मंच पे तो कोई आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। अब हमारे महात्मा बाबा साहब कहते हैं, उनकी भी किताब है जाति का विनाश। कितने साथियों ने जाति का विनाश किताब पढ़ी है? वेरी गुड। तो बाबा साहब ने जब ये किताब लिखी तो उसमें वो भी यही अपने विचार रखते हैं बाबा साहब। मेरे विचार से इस बात में कोई संदेह नहीं, जब आप सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलते, प्रगति के नाम पर कुछ ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है। यही लाइन बाबा साहब भी कह रहे हैं कि वाकई कि जब तक ये सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी हमारा विकास नहीं होगा, हम किसी प्रगति के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। और फिर बाबा साहब कह रहे हैं उससे क्या होगा, नाम किसी पे आक्रमण कर सकते हैं। आक्रमण का मतलब हमला नहीं है, आक्रमण का मतलब है कि हमें विचारों से सोच तैयार करनी है, विचारों के माध्यम से आक्रमण करना है लोगों पर, और उससे ही हमारी आत्मरक्षा माने कि हमारे जो मानवीय मूल्य हैं जो हमें मिले नहीं है, भले हम कितने ही अभी यहाँ सभी साथियों ने अपना परिचय दिया, हम सब अच्छे पदों पे हैं, लेकिन क्या हमें समाज में सम्मान मिल रहा है? क्या हम अपनी आत्मरक्षा कर पा रहे हैं? नहीं मिल रहा सम्मान, क्योंकि आज भी हमें कहीं भी बैठे फिर भी हमें वही ऊंच नीच की व्यवस्था से वो लोग जिनको हम स्वर्ण बोलते हैं, और स्वर्ण हम खुद बोलते हैं, हमारी गलती है, हम क्यों उनको स्वर्ण बोलते हैं? हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हम सब बराबर हैं, हम क्यों उनको बोलते हैं प्रकाश? हम लोगों ने ऐसे कर रखा है, हम लोगों को नहीं कहना, हम किसी से कम नहीं है, हम इंसान हैं, मत कहो। जब तुम कहना बंद कर दोगे प्रकाश तो हम कभी ऊंचा नीचा नहीं कहेंगे अपने आपस में, हम समान हैं। समानता की बात करो, बाबा साहब इक्वलिटी की बात करके गए, समानता की बात करके गए बाबा साहब, हमें समानता पैदा करनी है। उनके भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, पैर हैं, उनके बराबर बुद्धि भी है हमारे भाई, और हम शायद उनसे ज्यादा बुद्धि है, लेकिन वो षड्यंत्र से जीत जाते हैं। हम भोले हैं, हम षड्यंत्र नहीं करते हैं, इसलिए जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जाति व्यवस्था में ज्यादा लिप्त हैं। तो हमें सबसे पहले जाति व्यवस्था को ही नष्ट करना पड़ेगी, और दिमाग में डाली गई जो बीमारी है उस बीमारी को निकालना पड़ेगा दिमाग से। ये मानसिक व्यवस्था है, इसको हटाना पड़ेगा। समाज में इक्वलिटी जरूर आएगी जब हम ये दिमाग से इस बीमारी को निकाल देंगे। अब आप जाति की नींव पर जो भी बनाओगे उसमें दरार आ जाएगी और वो कभी पूर्ण रूप नहीं होगा। तो वही मैं बार बार कह रही हूँ कि जैसे रेत है, रेत पे मकान खड़ा करोगे वो गिर जाएगा। तो जाति व्यवस्था एक रेत ही है, उसमें कभी भी हमारी बहुजनों का भला नहीं होगा। अगर इसको हम बनाए रखेंगे जाति व्यवस्था को, अगर हम मन से निकाल देंगे,
समझ लेंगे हम समान है, इंसान है, पहले हम इंसान है, पहले इंसान बनना है हमने। जब हम इंसान बन जाएंगे तो अवश्य काम हो जाएगा। इस किताब के मुझे 2 और 3 में बताया कैसे हमारी भिन्न भिन्न समस्याओं का कारण हमारी जड़ों में छिपा है। अभी तक बताया मैंने मूल समस्या। अब ये जो मंडल आयोग रिपोर्ट है, ये मंडल आयोग रिपोर्ट सबसे पहले 29 जनवरी 1953 में काका कालेकर रिपोर्ट जब बन रही थी, और उसको बनने में भी 2 साल लगे, 1955 में बनी। तो ये बड़ी, मैंने बताया, षड्यंत्रकारी है, क्योंकि 1931 में ओबीसी की जो जनगणना थी वो 51% थी। अब बताइए 1931 में जब 51% थी, आज कितने वर्ष हो गए? तो जनसंख्या ज्यादा हुई ना, लेकिन जानबूझकर जब काका कालेकर रिपोर्ट पेश करनी थी तो वो एक ऊपर से रिपोर्ट के ऊपर एक कवरिंग नोट बनता है। उस कवरिंग नोट पर वो ब्राह्मण था, उसने देखा अरे भाई रिपोर्ट तो बहुत बढ़िया है, अगर इसमें ये लागू हो गई ये रिपोर्ट तो इनको तो आरक्षण मिल जाएगा पूरा। क्योंकि आज भारत में हमारा जो ओबीसी है उनकी 62% पॉपुलेशन है उनकी, क्योंकि SC/ST को तो मिल गया था 15 और 7.5, लेकिन मंडल आयोग बाद में आया, वो तो बहुत संघर्ष के बाद। तो उस रिपोर्ट को इसने क्या किया, ब्राह्मण ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दी, उसको लागू मतलब होने ही नहीं दिया। उसके बाद फिर 1992 में जब ये मंडल आयोग आया, बहुत संघर्ष हुआ, सभी साथियों ने जो सामाजिक क्रांति के लोग थे उन्होंने इस पर काफी लड़ाई की कि नहीं मंडल आयोग आना चाहिए। तो ये मंडल आयोग आया और ये 16 नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया और तब ये मंडल आयोग लागू किया गया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इन्होंने उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दिया जानबूझकर और 27% आरक्षण दिया, जबकि मैंने भी कितना बताया कि इतनी पॉपुलेशन हो गई है और 1931 में 51% थी, तो जानबूझकर आरक्षण नहीं दिया गया कि इनको आरक्षण दे देंगे तो ये लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो मात्र अभी पहले डायग्राम में दिखाया था ये कुल 10% लोग हैं और 10% लोग हमारे पे राज कर रहे हैं। किस लिए राज कर रहे हैं? ये ऊंच नीच की जाति व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए राज कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग आपस में भाईचारा कर लेंगे और भाई बन जाएंगे, एक दूसरे से व्यवहार, खान पान अच्छे अपना व्यवहार रखेंगे और मिलजुल के रहेंगे, समानता समझेंगे, हम सब समान हैं, तो उस दिन हमें ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी और इनको पता भी लग जाएगा। और इसीलिए जाति जनगणना नहीं करवाते। जाति जनगणना 1911 में जो की थी इन्होंने वो पब्लिश नहीं की, नहीं गलत बोल गई, 2011 में कराई इन्होंने और जानबूझ के पब्लिश नहीं करी इन्होंने। तो ये जानबूझ के इसीलिए नहीं करना चाहते कि जिस दिन कर देंगे तो ये खुद मर जाएंगे, क्योंकि 10% नहीं है और हमें पूरा 90% आरक्षण मिलेगा, तो इसलिए ऐसा करना चाहते नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या है, हमें एकता चाहिए, जागरूकता चाहिए। ये सब चीजें जब हम एक हो जाएंगे तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ मिल जाएगा। समस्या का समाधान क्या है? अभी तक मैंने बताई समस्या क्या है, अब इसका समाधान क्या है। जैसे मैंने बताया कि टीबी की बीमारी का उदाहरण दिया मैंने आपको कि भाई ये दिखाई नहीं देती है, अगर नंगी आंखों से हम इसे देखेंगे तो टीबी की बीमारी नहीं दिखेगी, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो उसी प्रकार है ये जो भूखमरी, बेरोजगारी जो हमने बताया आपको कि ये समस्या है, ये समस्या नहीं है। तो उसी प्रकार जो मेन समस्या है वो यही है। तो हमारी समस्या आज तक टीबी की बीमारी से मिलती जुलती है। जैसे मैंने बताया था कि बुखार आने हम लोग पैरासिटामोल खा लेते हैं तो कमजोरी आ जाती है, उससे ठीक वाला नहीं है, उसका पूरा कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने इसके बारे में बता दिया। और ये आंखों से दिखती नहीं है, जो जाति व्यवस्था वो छुपी हुई है। एक लाइन लिखा है कि सामाजिक व्यवस्था छुपी हुई है जो दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार टीवी नहीं दिखाई देती, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है। इसी प्रकार
अगर हमें सामाजिक व्यवस्था को, ऊंच नीच की व्यवस्था जो छुपी हुई है उसको समझने के लिए सोच बदलनी पड़ेगी, समाज में सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा। विचार जो वैचारिक सोच है और वो विचारों के द्वारा होती है, उसके लिए हमें महापुरुषों की किताबें पढ़नी पड़ेगी, अपना इतिहास जानना पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों का क्या इतिहास था, हम क्या कौन थे हम लोग, वो हम सब जानेंगे तो ये सब चीजें हमें प्राप्त होंगी। सामाजिक परिवर्तन के लिए वैचारिक परिवर्तन आवश्यक है। मैं बार बार एक ही लाइन बोल रही हूँ कि सोच बदलना। जब समाज में परिवर्तन लाना है तो सोच बदलनी होगी, और जब सोच बदलेगी तो ये समस्याएं जो है उसका स्थायी हल मिल जाएगा। जो भी समस्याएं दिख रही हैं, क्या भी बताया हमने कि भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जो भी समस्याएं पहले इस स्लाइड में बताई थी, उन समस्याओं का हल क्या है? सामाजिक परिवर्तन। सोच बदलेंगे तो शासन अपना होगा। जैसे बाबा साहब कह गए हैं कि हम इस देश के शासक हैं, तो इसमें वो दूरदृष्टि थे, उनको पता था कि वाकई शासक हमें, जो हमारी इतनी पॉपुलेशन हम ही है, हम अपने बिखरे होने के कारण, भटके होने के कारण हम आज तितर की तरह हैं, क्योंकि हमें अपनों को समेटना है, हमारे अपने बिखरे हुए हैं, अपनों को इकट्ठा करना है, यही इसका समाधान है, और अपनों को ही पास करना है। ये मैंने बता ही दिया है कि ये भौतिक चीज नहीं है, जो जाति व्यवस्था भौतिक चीज नहीं है। भाई एक ईंट है तो उसको पत्थर से तोड़ देंगे, लेकिन दिमाग में डाल दिए जाति, वो कैसे तोड़ेंगे? तो उसके लिए ये पदार्थवादी भी नहीं है। तो जाति व्यवस्था सोच से बदलेगी। अब ये तीन चीजें हैं: समाज सेवा, समाज सुधार और सामाजिक परिवर्तन। पैगाम किस पे काम कर रहा है? लास्ट वाले में, सामाजिक परिवर्तन। ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, और इसको हम किससे बदल रहे हैं? विचारधारा से। इसलिए जो बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे समाज में, SC ST OBC माइनॉरिटीज, तो वो ये सोचते हैं कि समाज सेवा ही शायद असली काम है, क्योंकि किसी से भी बोलो ना तो वो क्या करेंगे? गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देंगे, शादी करा देंगे, ठंड में स्वेटर बांट देंगे, कंबल दे देंगे, और विशेष मौकों पर मेडिकल सुविधा दे देंगे। तो लोग सोचते हैं यही असली काम है। ये असली काम नहीं है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अब कितने लोगों को शिक्षित करोगे? कितने लोगों को किताबें बांटोगे? कितनों को बांटेंगे? 100, 50, 1000, 1 लाख? अगर हम सारे पढ़े लिखे जिनके पास पैसा है सारे एक गुट बना लें, इकट्ठे हो जाए, सारा पैसा इकट्ठा भी कर लें, तो कितनों को हम कंबल दे देंगे, कितनों को हम ट्यूशन पढ़ा देंगे, कितनों की शादी करा देंगे। तो इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। हमारा काम किससे बनेगा? सामाजिक परिवर्तन से, सोच बदल से, विचारों से। जब जाति व्यवस्था को नष्ट कर देंगे, जब से खत्म कर देंगे, आपस में भाईचारा पैदा कर देंगे, उस दिन देख लेना। तो इसलिए सुधार ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। किसी की मदद करना, स्वेटर देना, ट्यूशन के पैसे देना, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में, वो बिना बताए नहीं कर सकते हैं, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कुछ लोग समाज में जैसे कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा, जैसे आज तो नहीं है खैर, सती प्रथा, बाल विवाह गांव में है, अभी भी है, जहाँ पर थोड़ी जागृति नहीं है, वहाँ अभी भी अंधविश्वास और पाखंडवाद के होते हुए ये कुरीतियां व्याप्त है। जहाँ अंधविश्वास है, जो अभी उनको पता नहीं है, तो वो भी सोचते हैं कि भी वो भी इसी शैली में अपने आप को मानते हैं कि भी इससे भी सुधार हो रहा है, सेवा हो रही है। इससे कुछ काम बनने वाला नहीं है। काम होगा सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन लाना होगा, सोच बदलनी होगी। सामाजिक परिवर्तन हमारी समस्याओं का स्थायी हल है। हमारे महापुरुषों ने भी यही काम किया है, यही मार्ग अपनाया है। तथागत बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, संत कबीरदास, गुरु नानक जी, महात्मा फुले, बाबा साहब, गाड़गे जी महाराज, पेरियार स्वामी, बहुत सारे महापुरुष, हर समाज में महापुरुष हुए। सबने समाज में सामाजिक क्रांति के लिए काम किया है, समाज में परिवर्तन का काम किया है। बाबा साहब ने तो कोई
क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हमें क्या करना, हमें उनको इस लायक बनाना है कि वो खुद स्वेटर खरीदे, खुद कंबल खरीद सके। हमें खड़ा करना अपने पैरों पे। वो किससे होगा? सामाजिक परिवर्तन से। हमें ऐसा बनाना है, हमें गुलाम बन के नहीं रहना, हमें अपने में खड़े होना है, हमें किसी से भीख नहीं मांगनी है। तो वो काम करना है, हमें सामाजिक परिवर्तन करना है, सोच बदलनी है। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जैसे हमारे भी डॉक्टर साहब ने बोला, जड़ का काम है, नींव का काम है। पौधे में हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, बीज डालते हैं, तब जाके वो धीरे धीरे अंकुरित होता है और जड़ें फैलती हैं। तो पैगाम भी वही काम कर रहा है। ये दिख नहीं रहा, लेकिन इससे लोगों की सोच बदल रही है, जो समझ रहे हैं क्या वाकई समाज में जाति व्यवस्था ही एक जड़ है और इस जड़ को दिमाग से निकालना है। अब समस्या हल कौन करेगा? बताइए, यहाँ मेरे साथी बैठे हैं, इससे पीड़ित कौन है? इस जाति व्यवस्था से पीड़ित भी हम ही है ना। वह जो स्वर्ण जिनको बोलते हैं वो तो पीड़ित नहीं है, क्योंकि वो तो उनकी एक ही जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और हमारी 6743 और उसकी भी उपजाति। वो खुद तो अपने को 3 ही में बांटा हुआ है और हमें ऐसे लड़वा दिया है कि आपस में ऊंच नीच करते रहो। तो हम कौन है बीमार? हम बीमार हैं। और डॉक्टर कौन है? हम। डॉक्टर भी हमें, क्योंकि समस्या भी हमारी है और हल भी हमें करना है। तो वो हल कैसे होगी? सोच से, विचार से। घर घर जाकर लोगों को बताना है कि ठीक है, हमें सामाजिक परिवर्तन करना है। मैंने भी बताया, सेवा बुरी बात नहीं है, सेवा सुधार बुरी बात नहीं है, वो भी करनी है, लेकिन वो हम कितने लोगों की कर सकते हैं उस पर विचार करना। अगर हमें पूरे भारत का नव निर्माण करना है, नया राष्ट्र बनाना है, तो हमें सभी जितने भी बहुजन हैं सबको धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी होगी, विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा और नए नए सामाजिक मंच बनाने पड़ेंगे जहां जाके परिवर्तन की बात कर सके। अब आता है, जैसे मैंने बताया कि कौन हल करेगा, तो मैंने बताया कि हम ही हल करेंगे। बीमार भी हमें, मरीज भी हमें, डॉक्टर में। अब काम कैसे करना है हमें समाज में परिवर्तन का? यह शिक्षित लोगों का काम है, सिर्फ साक्षर लोगों का नहीं। ये गलत है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे में कहा है, ये शूद्र ही है जो चतुर्वर्ग व्यवस्था के कुख्यात प्रणाली को बनाए रखने में काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही बताया ना कि हम ही है ना। इसको जो बाबा साहब कह रहे हैं ना अपनी किताब के शूद्र कौन है, उसमें कह रहे हैं ना कि हम ही है इस व्यवस्था को बनाए रखने वाले, और निभा भी हमें रहे इसकी भूमिका। हालांकि यही उनकी दुर्गति का कारण है और केवल शूद्र इस व्यवस्था को नष्ट कर सकते, जो मैंने अभी बताया है। कहने का मतलब यह है कि यह समस्या उन्हीं लोगों को हल करनी चाहिए जो इस व्यवस्था के सताए हुए हैं। तो कौन हल करेगा? हम ही करेंगे, और इस व्यवस्था के सताए हुए हम ही हैं, हमें शोषित पीड़ित हम ही हैं। शिक्षा का मतलब केवल पढ़े लिखे साक्षर होना ही नहीं, इसका मतलब है समुचित सामाजिक ज्ञान। जैसा मैंने बताया ना कि अक्षर ज्ञान, जो किताबें पढ़कर हमने नौकरियां लगाई हैं आरक्षण से, उससे हमने क्या किया? अपना घर बनाया, गाड़ी खरीदी, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने भेज दिया। समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी, हमें समाज को भी देना है ना कुछ, तो समाज के लिए हमें काम करना होगा। अगर हमने काम किया होता 75 साल हो गए आजादी, क्यों नहीं आज हमारा शासन है? नहीं है ना, इसीलिए हमने काम नहीं किया। क्योंकि प्रतिदिन 1 घंटा भी अगर हम समय से काम कर ले, समाज को 24 घंटे होते हैं, रात सोने के लिए भी होते हैं। बाबा साहब कितने सोते थे? बाबा साहब तो थोड़ा सा सोते थे, सारा उन्होंने समाज के लिए किया। अगर वो भी ऐसे होते हमारे जैसे कि भी समाज के बारे में नहीं सोचते, तो आज मैं यहाँ थोड़ी खड़ी होती, पता नहीं कहाँ होती, किस व्यवस्था में होती, कितना भेदभाव होता मेरे साथ। तो इसलिए हमारी ये एक नैतिक ड्यूटी बनती है कि समाज को जागरूक करने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन एक व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता है। अगर हमें आरक्षण से नौकरियां मिली हैं, अच्छे काम धंधे घर बना लिए, अच्छी बात है,
अच्छे घर में रहना अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाना भी अच्छी बात है, लेकिन समाज के लिए भी एक घंटा देना जरूरी है। ये भी दृढ़ निश्चय करो, मन में चिंता करो, मनन करो कि अगर नहीं किया तो 75 साल निकल गए और भी निकल जाएंगे। इससे काम करने की आवश्यकता जमीन पे, काम भी जमीन पे, हमें जमीन पे जाके जैसे पैगाम कर रहा है, पैगाम घर घर जाकर छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं। 4 लोग हैं, 4 को ही बता देते हैं, 10 लोग होते हैं, 10 को ही बता देते हैं। क्या वैचारिक सोच, यही बोलते हैं। इस व्यवस्था को नष्ट करो, समाज में परिवर्तन लाना है और हमें काम करना है। सही सामाजिक ज्ञान प्राप्त करने की जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। जब हम समाज में जाते हैं, समाज में काम करते हैं, तो फिर हमें अपनी जिम्मेवारी भी पता लग जाती है कि वाकई सही असली शिक्षा क्या है। क्योंकि जो अक्षर ज्ञान है उसको साक्षर है, और सही शिक्षा है सामाजिक शिक्षा, जो समाज में रहकर ही पता लगती है। जब समाज में काम करते हैं तब पता लगता है कि मेरा समाज क्या है, कहाँ है मेरा समाज, कहाँ बैठा हुआ है, क्या मेरे समाज की ऐसी दुर्दशा है, वो भी हमें नहीं पता। क्योंकि गांव में जाओ, हमारी 75% जनता गांव में रहती है, जहाँ मेरी माँ बहनों को चप्पल भी नहीं है, कपड़े भी ढंग से नहीं है, खाने को नहीं है, आज भी भेदभाव है, विषमता पूरी तरीके से फैली हुई है। अगर आप 400 किलोमीटर दूर चले जाओ, पता लग जाएगा कि कितनी बुरी हालत। सुनते ही है यूट्यूब पे, मीडिया में देख ही रहे। अभी एक बच्चे को मार दिया था घड़े में पानी में हाथ लगाने से। बताइए, पानी सबके लिए बराबर है, हवा सबके लिए बराबर है, सूर्य सबके लिए निकलता है, तो क्यों हमारे लिए क्यों? हमने खुद इसको बना रखा है, हम खुद ही अपने आप को ऊंची नीच कहते रहते हैं। नहीं कहना, हम इंसान हैं, इंसान बन के रहना है और हमें कार्य करना है। जैसा ही बताया कि शिक्षित लोग ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आम लोग भी इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जरूरी नहीं पढ़े लिखे तो करेंगे क्योंकि उनको थोड़ी समझ आ गई है, और जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है उनको भी अगर हम समझाएंगे कि अभी जातीय व्यवस्था ऊंची नीच की ये लोगों ने बनाई हुई है और उसको नष्ट करना है, तो वो भी इसमें काम कर सकते हैं और विचारों से काम कर सकते हैं। जैसे पहली लाइन में लिखा है ना, ऐसी बात नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी कर सकते हैं, आम व्यक्ति भी इसको कर सकता है, समाज में जा सकता है, जाए, समय दे। और पहले जैसे ये पैगाम है, ये एक शिक्षा का केंद्र है, स्कूल है, हम ट्रेनिंग भी देते हैं, तो हमने भी धीरे धीरे सीखा। हमें भी ज्ञान नहीं था, हमें भी नहीं पता था, हमने कभी गुलामगिरी नहीं पढ़ी, कभी जाति का विनाश नहीं पढ़ा, हम भी नौकरी कर रहे थे, हमें भी नहीं पता था। लेकिन जब जिस समय आप खुल जाओ उस समय से, जिस समय समझ आ जाए उस समय नेक्स्ट समस्या हल कैसे होगी। जैसे बाबा साहब ने बताया है, बाबा साहब के 3 नारे हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो शिक्षित अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और संघर्ष का मतलब अपने अधिकारों के प्रति, संगठित माने एकजुट रहना, एकता रखनी है, एक होंगे तो हमारा ये समस्या अपने आप हो जाएगी। जैसे बाबा साहब के जो बहुमूल्य शब्द 19 जुलाई 1942 को नागपुर में उन्होंने कहा था, भाषण में कहा उन्होंने, आखिरी शब्द उनके अंत में, तो मैं हिदायत देने के लिए मेरे अंतिम शब्द है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जब न्याय हमारे साथ है, हम अपनी लड़ाई हार ही नहीं सकते। मेरे लिए ये लड़ाई हर्ष का विषय है, ये लड़ाई पूरे मायने में आध्यात्मिक है, इसमें पदार्थवादी या भौतिकवादी कुछ भी नहीं है। हमारी लड़ाई धन दौलत सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि आजादी और मानवीय व्यक्ति के मूल्यों के लिए। जैसे पैगाम काम कर रहा है, हमें कोई सत्ता के लिए नहीं है, जैसे हमारी वीडियो में भी दिखाया था, हम सिर्फ सोच बदलने का काम करते हैं कि समाज में जागरूकता फैल जाए, हमारे लोगों तक ये संदेश धीरे धीरे पहुंचे और जागरूकता। सामाजिक परिवर्तन ये मैंने बता ही दिया है कि ये बीमारी है और हम इससे पीड़ित हैं, हमें इस पर काम करना होगा। मरीज भी हमें, डॉक्टर भी हमें, काम करने के लिए निकलना होगा, घर से समय देना होगा, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। ये भाषण से इससे कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा, काम करने के लिए हमें निकलना ही होगा। नेक्स्ट ये दिखा, वो दिखा दो डायग्राम जो अंदर है, सामाजिक संगठन अंदर, इसे आगे वाला। देखो लोकसभा में लोग कहते हैं, हमारे मीटिंग में भी आते हैं, नहीं राजनीति देखा है ना, 86, 52, 120, अल्पसंख्यक 310 बैठे हैं, तो क्या वो हमारे, क्योंकि सोच नहीं है। जब सोच ही नहीं है तो हमारे लिए क्यों सोचेंगे, वो बहुजन क्यों सोचेंगे, है तो बहुजन
लेकिन वो कहाँ काम कर रहे हैं हमारे लिए? वो किसी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि उनमें सोच नहीं है और उनका कसूर नहीं है। हम उनके पास गए ही नहीं, उनको हमने बताया भी नहीं, तो सबसे ज्यादा दोषी हमें, क्योंकि हमने काम नहीं किया, हम उनके पास गए नहीं, हमें काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ये पैगाम का विजन है, समाज में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, ये जब मिलेंगे और मानव को मानवीय मूल्य यानी कि सम्मान तभी मिलेगा। जो पैगाम इसी मार्ग पे चल रहा है, मिशन भी यही है कि समाज में भाईचारा पैदा हो और एक राष्ट्र नव निर्माण हो, एक अच्छा भारत बने जहाँ खुशहाली हो। ये हमारा रोड मैप है। मैंने जैसे बताया, अक्षर ज्ञान, जिस नौकरी से हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, एसी में बैठे हैं, लेकिन वहाँ सामाजिक शिक्षा नहीं है। सामाजिक शिक्षा आती है समाज में काम करने से। उससे क्या होता है? जागृति। जागृति से क्या होती है? एकता। एकता से क्या होता है? सामाजिक संगठन, और वो कैसा? मजबूत संगठन, और राजनीति उसके अंदर रहे। समाज जो कहे, कहते हैं ना, जैसी प्रजा वैसा राजा। भाई समाज ने जैसा चुन के देखा है, राजा वैसे तो बनता है, प्रधानमंत्री। चला तो इसलिए सामाजिक संगठन पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे आज आरएसएस का कंट्रोल है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि सरकार कोई भी चलाए, लेकिन कंट्रोल किसका है? सामाजिक संगठन का, जिन्होंने 100 वर्ष लगाए। इसको काम किया उन्होंने, उनकी तरह काम करना है। हमें काम करेंगे तो अवश्य हमारा भला होगा। और फिर क्या मिलेगा हमें? रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ मिलेगा, और हमें समानता भी मिलेगी, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, सब कुछ मिलेगा। ये सब हमारा ही है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हम खुद राजा हैं, बस काम करने की आवश्यकता है। थैंक यू। मेरी 1000 साल से चली आ रही